जिसके पास पैसा है वह राजा है और जिसके पास पैसा नहीं है वह राजू है। आइए हम आपको उस राजू की कहानी की तरफ ले चलते हैं। राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव में रमेश अपना जीवन गरीबी में गुजार रहा था। वह लोक कला में माहिर था। किसी मेले या मंदिर में वह अपने हुनर को दिखाकर अपने परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन जीने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। उसे अपने बेटे राजू की चिंता थी कि कहीं वो भी उसकी तरह सिर्फ गाने बजाने में ही ना रह जाए। वह उसे पढ़ाना चाहता था ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन गरीबी इंसान को अपने सपनों का कत्ल करने के लिए मजबूर कर देती है। रमेश ने अपनी पत्नी शोभा से कहा, अरे सुनती हो, ये राजू कहाँ गया? कहाँ गया होगा, कहीं कठपुतली का नाच दिखाकर ढोल पर थाप लगा रहा होगा। पैसे के अभाव में मन में टीस सी उठती है। मेरे पास पैसा होता तो मेरा राजू अच्छे से पढ़ लिख लेता। किताबों से ज्यादा तो पेट की आग सताती है। पेट में भोजन नहीं जाएगा तो किताबें धरी रह जाएंगी। पहले खाने कमाने का ध्यान करो, पढ़ाई का क्या है। तभी राजू बाहर से दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, आज मैंने ढोल पर बहुत अच्छी थाप लगाई। सब लोगों ने खूब तालियां बजाई, बड़ा मजा आया। अच्छा, अब अपने पिताजी के साथ मेले में चले जाओ। वहां ज्यादा लोग आते हैं, वहां ज्यादा तालियां बजाने वाले लोग होंगे। हाँ, लेकिन शोभा, अभी दाखिला नहीं हुआ है। जब तक दाखिले के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक इसे साथ ले जाया करो। 7 साल के राजू का बचपन जगह जगह ढोल बजाकर कठपुतलियों का खेल दिखाकर गुजर रहा था। बहुत कम उम्र में ही उसने इस कला में महारत हासिल कर ली। एक बार रमेश बीमार पड़ गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। शोभा की आंखें नम थी, वह उदास बैठी हुई थी। राजू ने अपनी माँ को उदास देखकर कहा, माँ, पिताजी बीमार हैं। क्या हमारे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं? शोभा की आंखें भर आईं। वह बोली, पैसे होते तो तुम्हारे पिताजी बीमारी में भी काम ना कर रहे होते। राजू सोच में पड़ गया। फिर वह अपनी माँ से बोला, माँ, आप चिंता ना करो, शाम को मंदिर में ढोल बजाऊंगा। कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। उन पैसों से पिताजी की दवाई आ जाएगी। खाना आज नहीं तो कल खा लेंगे। शोभा ने राजू को गले से लगा लिया और बोली, हाय, भूख लगी है ना? चल बनाती हूँ, बता क्या खाएगा? राजू मन में बोला, माँ, जानता हूँ आप आज भी मुझे रोटी में चीनी भरकर दे दोगी और कह दोगी कि आज सब्जी बनाने का मन नहीं है। जब घर में पैसे नहीं होते तब माँ हमेशा ऐसा ही तो करती है। कुछ ही देर में शोभा रोटी में चीनी भरकर ले आई। राजू चुपचाप खाकर मंदिर में जाकर बैठ गया। वह वहां बैठा हुआ ढोल बजाने लगा। उसके ढोल की मधुर थाप सुनकर लोग इकट्ठे हो गए और इससे राजू को कुछ पैसे मिल गए, जिससे रमेश को थोड़ा सहारा मिल गया। रमेश की तीज त्योहार पर अच्छी कमाई हो जाती थी। उस समय नवरात्रि में अच्छा काम रहा और राजू का दाखिला हो गया, लेकिन गरीबी के कारण वह ज्यादा नहीं पढ़ पाया। समय गुजरता गया। राजू अब बड़ा हो गया था। एक दिन शोभा ने कहा, राजू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, कोई काम देख लो, तुम्हारी ब्याह शादी भी तो करनी है। माँ, कल मैं शहर जाकर कोई काम तलाश करता हूँ। अगले दिन राजू ट्रेन में बैठकर शहर काम ढूंढने के लिए जा रहा था। उसने ट्रेन में देखा कि एक छोटा लड़का मार्बल पत्थर के 2 टुकड़े लेकर बहुत अच्छी धुन बजाकर गाना गा रहा है। राजू ने उससे पूछा, ए छोटू, तूने ये हुनर कहाँ से सीखा? बहुत अच्छी धुन बज रही है। मैंने तो ऐसे ही सीख लिया। सीखते सीखते बहुत अच्छा बजाने लगा हूँ। ढोल पर तो मैं भी थाप लगा लेता हूँ, लेकिन पत्थर के टुकड़ों से इतनी सुंदर तान, ये तो मैंने पहली बार सुना है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
ये तो बहुत ही आसान है। कल से तुम मुझे यहीं ट्रेन में मिलना, मैं तुम्हें रोज यहीं सिखाया करूँगा। क्या तुम आओगे? ठीक है उस्ताद, मैं जरूर आऊंगा। राजू ने उस बच्चे से 15 दिन लगातार पत्थर के टुकड़ों से धुन बनाना सीखा। अब तो 2 पत्थर के टुकड़े हमेशा उसकी जेब में ही होते थे। वह दोस्तों में, गलियों में, सड़क पर कहीं भी गाना गाकर मार्बल के टुकड़ों से संगीत बजाना शुरू कर देता। लोग उसके इस हुनर को देखकर उसके बदले कुछ पैसे भी दे देते। राजू बहुत सीधा लड़का था, लोगों का प्यार देखकर ही खुश हो जाता था। अब ढोल के साथ साथ वह मार्बल के पत्थरों के साथ भी गाना गाया करता। अब यही उसकी रोजी रोटी थी। कुछ समय बाद उसकी शादी गुजरात की एक लड़की संगीता से हो गई। कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। राजू घर में बढ़ते क्लेश को देखकर गुजरात चला गया। वह वहां भी मार्बल के टुकड़ों को बजाकर लोगों का मनोरंजन करने लगा। संगीता गुस्से में बोली, कब तक ये पत्थर बजाते रहोगे? कुछ काम क्यों नहीं देखते? संगीता, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। पूरे दिन मैं बाहर भूखा प्यासा भटकता हूँ, सिर्फ काम के लिए ही तो। इस अजनबी जगह भला बिना जाने पहचाने कौन काम देगा? जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। मुझे क्या पता तुम कहाँ जाते हो कहाँ नहीं। मैं तो जब देखती हूँ पत्थर बजाते देखती हूँ। लगता है भाग्य भी पत्थर जैसा ही लिखा कर लाए हो। संगीता की ये बात राजू के दिल पर लग गई। वह उदास हो गया और सोचने लगा, क्या सचमुच ही मेरा भाग्य पत्थर जैसा है? शायद संगीता सही कह रही है, तभी तो आज तक मैं संघर्ष करता आ रहा हूं। उसके बाद राजू ने ठान लिया कि अब ढोल बजाने के अलावा उसे जो भी काम मिलेगा वह उसे जरूर करेगा। फिर उसे एक घोड़ों की देखरेख का काम मिला। राजू को लगा कि अब उसकी पत्नी उससे खुश रहेगी, क्योंकि वह अब पत्थर बजाने के अलावा काम भी करने लगा है, जिसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन राजू शाम को घर आया और बोला, संगीता, जब देखो काम में लगी रहती हो। अरे कुछ समय मेरे पास भी तो बैठा करो। पूरे दिन घोड़ों में रहते हो, जरा नहा धो लो, बदबू आ रही है। क्या करूं, काम ही ऐसा है। बस अब काम का रोना शुरू मत कर देना। कोई MA BA पास नहीं हो जो किसी ऑफिस में नौकरी मिलेगी। हाँ। शायद राजू के साथ गरीबी में रहकर संगीता चिड़चिड़ी हो गई थी। बात बात पर बहस और फिर छोटी छोटी बहस की वजह से झगड़ा हो जाता। इसी तरह 5 साल बीत गए और एक दिन संगीता झगड़ा करके अपने मायके चली गई। राजू ने संगीता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। राजू संगीता के जाने के बाद दुखी रहने लगा। वह गलियों में, सड़कों पर पत्थर बजाकर गीत गाया करता और अपना दुख कम करने की कोशिश करता। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, अरे राजू भाई, मियाँ बीवी के झगड़े तो जिंदगी भर चलते ही रहते हैं। तू एक बार भाभी के घर जा और उन्हें वापस ले आ। मुझे भरोसा है कि भाभी सारी नाराजगी छोड़कर तेरे साथ वापस आ जाएंगी। डरता हूं भाई, अगर नहीं आई तो? अरे एक बार कोशिश तो करके देख। राजू हिम्मत करके अपनी ससुराल जा ही रहा था कि रास्ते में उसे उसके जानने वाला एक दोस्त राजा काली मिल गया। राजा काली बोला, अरे राजू, तुम यार आज 15 साल बाद नजर आया है। और बता कैसा है, और ये क्या हाल बना रखा है तूने? गरीब का क्या हाल होगा राजा भाई, बस समय की लाठियां खानी पड़ रही हैं। बीवी रूठकर मायके चली गई है, बस उसे ही लेने जा रहा था कि तुम मिल गए। पर तुमसे मिलकर अपन को बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा राजू। अच्छा ये बताओ कि वो पत्थर अब भी बजाते हो या छोड़ दिया? राजू ने मुस्कुराते हुए जेब से पत्थर के 2 टुकड़े निकाले। वाह भाई वाह, मजा आ गया। चलो इस बात पर एक अच्छा सा गाना सुना दो। पर अंदर से राजू बहुत दुखी था। अपनी पत्नी के दुख को मन में लेकर उसने गाना बजाना शुरू किया। राजा काली ने उसके गाने की वीडियो बना ली। राजा भाई, वीडियो तो बना रहे हो, लेकिन अपलोड मत करना।
राजू के मना करने के बाद भी रात के समय राजा काली ने वह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी। सुबह जब राजा काली उठा तो उसने फोन देखा और वह हैरान हो गया। राजू की वीडियो पर 100 मिलियन व्यूज आ चुके थे। राजा काली बार बार उस वीडियो को देखता रहा। वह राजू के पास पहुंचा और बोला, राजू जानते हो तुम स्टार बन गए। ये क्या कह रहे हो राजा भाई, मैं गरीब और स्टार? हाँ राजू, रात तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने तुम्हारा वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। रात भर में तुम्हारे 100 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। राजू को इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। राजा काली ने जब उसे समझाया तो वह बहुत खुश हुआ। वह सड़क से गुजर रहा था, तभी कुछ लड़कों ने उसे रोककर कहा, अरे ये तो वही राजू है जिसकी वीडियो रातों रात वायरल हो गई। भाई एक बार मार्बल बजाकर अपना गाना सुना दो। राजू ने अपने मार्बल पत्थर निकाले और गाना शुरू कर दिया। अब तो राजू जिधर को भी निकलता लोग उसका रास्ता रोक लेते और उसका गाना सुनते। राजू की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। 100 मिलियन व्यूज अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। एक साधारण चेहरा, हाथ में 2 मार्बल के टुकड़े, ना कोई ऑर्केस्ट्रा ना कोई म्यूजिक, एक साधारण सी आवाज और ना ही कोई मंच। सड़कों पर खड़ा होकर गाने वाले राजू की वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हर चैनल पर, हर एक जुबान पर राजू का ही नाम था। बड़े बड़े सेलिब्रिटी राजू से जाकर मिलने लगे। ढोल बजाने वाला, कठपुतलियों का नाच दिखाने वाला राजू से राजू कलाकार बन गया। वह मशहूर तो हो गया, लेकिन देखते हैं कि राजू की ये सफलता उसे कहां तक लेकर जाएगी। दुलारपुर गांव में धैर्य और उसकी छोटी बहन सरला एक ढाबा चलाते थे। सरला और धैर्य दोनों ही खाना बनाने में पूरी तरह से निपुण थे। उनके ढाबे का खाना खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे और उनके खाने की तारीफ करते न थकते थे। वाह भाई धैर्य, खाना खाकर सच में मजा आ गया। भाई बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो तुम। भाई, हम भाई बहन ने जब से होश संभाला है खाना बनाना ही तो सीखा है। खाना शुद्ध और स्वादिष्ट बने, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है। धैर्य के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। धैर्य ने कमर तोड़ मेहनत कर अपनी बहन सरला को पाला और धीरे धीरे अपने लिए यह ढाबा बनाया। अब सरला 20 पार कर गई थी, इसीलिए धैर्य को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। शहर में धैर्य की एक मुंह बोली मौसी शारदा रहती थी। एक दिन शारदा गांव में धैर्य से मिलने आती हैं और कहती हैं, बेटा धैर्य, सुना है तेरा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ मौसी, भगवान की कृपा से ढाबा खूब तरक्की पर है। मौसी कहो, आज इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आई? अरे बहन शादी के लायक हो गई है, तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, पर मैं तो तेरी मौसी हूं ना, मुझे तो सरला की शादी की चिंता होगी ही ना। तो कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताओ मौसी। है ना बेटा, मेरी ननद का लड़का सोहन है। उसका भी तेरी तरह शहर में एक ढाबा है, अच्छा कमाता है। मैं तो कहती हूँ कि आंख मूंद कर उससे सरला की शादी कर दे। मौज करेगी सरला, मौज। जब तुम यही चाहती हो तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ मौसी। शारदा मौसी से यह कहकर धैर्य सोहन और सरला की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ दिन बाद उनकी शादी भी कर देता है। मगर सोहन एक निहायत लालची आदमी था। वह शारदा मौसी से मिलकर धैर्य का ढाबा हथियाना चाहता था। मामी, ये तो पक्का है ना कि उस धैर्य का ढाबा सरला के नाम है? अरे बिल्कुल पक्का है बेटा, बस तू अपनी चालाकी से उसे अपने नाम उतरवा ले, फिर देखना तेरे 2 ढाबे हो जाएंगे, एक शहर में और दूसरा गांव में। हाँ, तेरे मुंह में घी शक्कर मामी, फिर तो धैर्य के ढाबे की आधी कमाई तुम अपनी समझो। सोहन कुछ ही दिन बाद एक वकील से मिलता है और धैर्य के ढाबे को सरला के नाम से अपने नाम करने की चाल चलता है।
भोली भाली सरला आसानी से उसके झांसे में आ जाती है और पूछती है, आपको मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहिए जी? बस इसीलिए सरला कि मैं नहीं चाहता कि अब धैर्य का ढाबा तुम्हारे नाम पर रहे। अरे भाई, अब तुम्हारी शादी हो गई, उसे भी तो शादी करनी है, इसीलिए उसका ढाबा उसके नाम होना चाहिए। जिसकी चीज़ है उसी को सौंप दो। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी। बताओ कहाँ हस्ताक्षर करूं? सरला को इस तरह बहला फुसला कर लालची सोहन धैर्य का ढाबा सरला के नाम से अपने नाम करवा लेता है। इसमें शारदा मौसी भी बराबर की शरीक होती हैं। बेटा, सरला तो बहुत भोली निकली, बिना कागज देखे ही हस्ताक्षर कर दिए। इतनी आसानी से काम बन जाएगा, सो जाना था। अरे खुश हो जाओ मामी, अब तो धैर्य के ढाबे की कमाई भी हम दोनों की जेब में आएगी। ढाबे के कागज सोहन के नाम होते ही वह अगले दिन सुबह सुबह ही धैर्य के ढाबे पर आ धमकता है। अरे जीजा जी, आप, सरला भी आई है क्या? नहीं, मैं आया हूँ। कोई काम था क्या? हाँ हाँ, तुम निकलो यहाँ से। तुम्हारी बहन ने यह ढाबा मेरे नाम कर दिया है, इसीलिए इसे अब मैं चलाऊंगा। यह सुनकर कुछ देर के लिए तो धैर्य अवाक ही रह जाता है, मगर फिर जब सोहन उसे कागज दिखाता है तो वह रोते हुए कहता है, जीजा जी, मेरी बहन ने जो किया सही किया। मुझे ये ढाबा नहीं, बस काम चाहिए। मुझे बस आप अपने ढाबे पर खाना बनाने का काम दे दीजिए। नहीं, मैं तुझे कोई काम नहीं दूंगा, चल निकल यहाँ से। जीजा जी, मैं तो खाना बनाने के सिवा कोई और काम भी नहीं जानता। फिर कौन काम देगा मुझे, वो मैं नहीं जानता। पर इतना जानता हूँ कि आज से ये ढाबा मेरा है, और आज के बाद तो इसके आसपास भी नजर आया तो मैं तेरी बहन को जिंदा जला दूंगा, समझा? ना, ऐसा कभी मत करना, मैं जाता हूँ। इस तरह सोहन धैर्य और उसकी बहन को धोखा देकर उनके ढाबे पर कब्जा कर लेता है और धैर्य बेरोजगार होकर रह जाता है। ये तो सरला ने अच्छा नहीं किया। कुछ दिन बाद और ढाबा मेरे पास रहने देती तो मैं उसकी शादी में जमींदार से लिया कर्ज तो उतार ही लेता, पर अब तो कर्ज उतारना मुश्किल हो जाएगा। धैर्य ने बहन की शादी धूमधाम से की थी। अपने पास जो पैसा जमा था वह तो शादी में लग ही गया था, साथ में जमींदार से कर्ज भी लिया था। जैसे ही जमींदार को धैर्य के हाथ से उसका ढाबा जाने की खबर मिलती है, वह तुरंत उसके घर आ धमकता है और कहता है, क्यों भाई, तेरा ढाबा तो तेरे जीजा ने छीन लिया है, अब तू मेरा कर्ज कहाँ से लौटाएगा? आप चिंता ना करें जमींदार जी, मैं मेहनत मजदूरी करके आपका कर्ज लौटा दूंगा। अबे भाड़ में जाए तेरी मेहनत मजदूरी, अब तो तेरा घर कब्जा कर ही अपना कर्ज वसूल करूंगा। चल निकल इस घर से। ढाबे को सोहन और घर को जमींदार छीन लेता है। बेघर होकर बेचारे धैर्य को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह भूखा प्यासा भटकते हुए एक जंगल में आ जाता है। वह एक कुएं पर बैठ जाता है। प्यास से उसके होंठ सूखे जा रहे थे। तभी उसकी नजर कुएं पर रखी रस्सी और बाल्टी पर जाती है। वह तुरंत हिम्मत करके उठता है और कुएं से पानी खींचता है, मगर बाल्टी में गिलास भर पानी देखकर वह चौंक जाता है। अरे ये क्या, कुआं तो लबालब पानी से भरा है, फिर बाल्टी में इतना थोड़ा पानी क्यों? खैर छोड़ो, इससे मेरी कुछ प्यास तो बुझ ही जाएगी, इसे ही पी लेता हूँ। यह कहकर जैसे ही वह पानी पीने लगता है तभी वहां एक प्यासी हिरनी आ जाती है। लगता है ये हिरनी मुझसे भी ज्यादा प्यासी है, पहले इसे पानी पिला देता हूँ। यह सोचकर धैर्य जैसे ही प्यासी हिरनी को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ता है, कुएं से एक आवाज आती है, इस प्यासे हिरन को पानी पिलाने से पहले सोच लो, अगर तुमने इसे पानी पिलाया तो खुद प्यासा रहना पड़ेगा, क्योंकि इस कुएं से 2 बार पानी नहीं मिलेगा। यह आवाज सुनकर धैर्य एक बार तो थोड़ा घबराता है, मगर फिर उस पर तरस खाकर अपनी प्यास को भूल जाता है और पानी उस हिरनी को पिला देता है। पानी पीते ही वह हिरनी एकाएक यक्षिणी में बदल जाती है और धैर्य से कहती है, मैं एक यक्षिणी हूँ
और यह जादुई कुआं मेरा ही है। मैं एक श्राप के कारण हिरनी में बदल गई थी, पर आज श्राप मुक्त हो गई हूँ। पर तुम्हें श्राप किसने दिया और तुम श्राप मुक्त कैसे हुई? एक बार एक प्यासा साधु मेरे कुएं पर आया और मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए अपने कुएं से थोड़ा जल पिला दीजिए। इस कुएं का जल केवल मेरे लिए है। मैं तुम्हें इससे एक बूंद जल न पिलाऊंगी। अन्न जल पर तो हर प्राणी का अधिकार होता है, और तुम हो कि एक प्यासे को पानी तक नहीं पिला सकती। हाँ हाँ, नहीं पिला सकती। ठीक है, तो फिर तुम भी इसका पानी नहीं पी सकती। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि आज से तुम हिरनी बनकर इस जंगल में प्यासी भटकती रहोगी। यह कहकर साधु ने मुझे श्राप दे दिया और मैं हिरनी बन गई। मगर जब मैंने उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि कुछ साल बाद एक दयालु और दुखी युवक आएगा और उसके हाथ से पानी पीकर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और मैं हो गई धैर्य। क्या तुम मेरा नाम भी जानती हो? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो ना। तुम इस कुएं में अपना ढाबा खोल लो। यह जादुई कुआं है, इसमें तुम्हारा ढाबा बहुत अच्छा चलेगा। यह कहकर यक्षिणी कुएं को एक सुंदर ढाबे में बदल देती है। बाहर से कुएं के अंदर जाने के लिए रंग बिरंगी सीढ़ियां बन जाती हैं और अंदर जल पर तैरता एक सुंदर ढाबा। यक्षिणी यह सब करके अदृश्य हो जाती है। धैर्य कुएं में जाकर देखता है तो हैरान ही रह जाता है। जादुई कुआं ढाबा किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम न था। कुछ ही दिनों में लोग उसके कुएं ढाबे में खाना खाने के लिए आने लगते हैं और जल्द ही सोशल मीडिया पर इस अनूठे प्राकृतिक ढाबे की धूम मच जाती है। दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आने लगते हैं। वाह भाई वाह, ये तो अपने आप में चमत्कार ही है। जंगल में कुआं और कुएं में जल ढाबा, वाह। जैसे ही लोगों में जादुई कुआं ढाबा लोकप्रिय होता है, लालची सोहन और शारदा का ढाबा लगभग बंद ही हो जाता है। फिर जैसे ही सरला को उनके फरेब का पता चलता है, वह सोहन को छोड़कर धैर्य के पास उसके जादुई कुएं ढाबे में आकर रहने लगती है और सोहन हाथ मलते रह जाता